Hey guys, welcome back to Night Classes. This is आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और चिल मार रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देख लिया था, पूरा थियरी कंप्लीट कर लिया था, कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच लगाने वाला है। इसके ऊपर वीडियो डालने वाला था, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया तो मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो 2026-27 वाले जो 10th बैच मतलब 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं, मतलब इस साल जो आए हैं 10th में, उनके लिए ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी पूरे साइंस बुक का पहला चैप्टर अभी डालने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर से आने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक इंस्टा पेज खोलूँ जिसमें मैं क्लास 10th या फिर 9th या फिर 11th-12th कुछ भी रिलेटेड चीज़ों का ट्रिक्स वगैरह वगैरह डाल सकूँ। क्योंकि 11th-12th में तो मोस्टली डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को 11th-12th में मैथ्स के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कह सकता हूँ कि मैं काइंड ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आती नहीं है मेरे को। लेकिन हाँ, मैथ्स के ऊपर अगर आप बोलोगे तो डाल देंगे। और लेकिन मेजरली हम फोकस करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के ऊपर। ठीक है, आपको चाहिए होगा ट्रिक ब्रिक, कुछ भी ब्रिक तो नहीं, मतलब ट्रिक्स या फिर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, तो मैं उसमें शेयर करने को सोच रहा हूँ। देखते हैं इस पर क्या होता है। फिलहाल हाँ, तो 10th क्लास का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और अब स्टार्ट करने वाले हैं साइंस यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम आई गेस 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, और फिर सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे जो आखिरी पार्ट होगा उसमें देखेंगे कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से आप क्या समझ रहे होंगे? फिलहाल तो आप नए नए आए होंगे, स्कूल्स में अगर पढ़ भी लिए होंगे तो भी मैं अभी मान के चलता हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस चैप्टर आपका हुआ नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसीजर या फिर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट भी होता है, मल्टी रिएक्टेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड नेचर। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है, मतलब रिएक्टेंट में जो प्रॉपर्टीज और नेचर होता है रिएक्टेंट का, उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज और नेचर शो करता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन का दोनों का प्रॉपर्टीज जो होता है रिएक्ट प्रोडक्ट में जो निकला उसमें उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ठीक है, इन रिएक्टेंट से। ठीक है, तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो रिएक्टेंट कहते हैं बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन में जो, मान के चलो मैथ्स में आप LHS और RHS जानते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो मान के चलो LHS जो है वो रिएक्टेंट साइड है, RHS जो है वो प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो LHS में जो यानी जो रिएक्शन से पहले, प्रोडक्ट निकलने से पहले जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर उनके अंदर जो केमिकल प्रोसीजर्स होता है उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। ठीक है, और फाइनल जो रिजल्ट में निकलता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, बॉर्निंग ऑफ कोल, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सेट्रा। तो आप हमेशा चीज याद रखना, जब बर्निंग ऑफ समथिंग आएगा तो उसमें हम ना उसमें आग नहीं लगाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? बर्निंग समथिंग आएगा, मतलब बर्निंग का टॉपिक आएगा ना, तो जो एलिमेंट बर्न हो रहा होगा, जो सब्सटेंस बर्न हो रहा होगा उसके साथ ऑक्सीजन हमेशा रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्टेंट साइड में, तो आप समझ लेना कि वो बर्निंग हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, तो दोबारा पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल रिएक्टेंट और मल्टी रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट नेचर। ठीक है, हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप बस इसी का स्क्रीनशॉट मार के रख लो। मैं जो 3 वीडियो में जो 2-3 स्लाइड्स लाऊंगा, स्लाइड्स मतलब ये जहाँ पे बोर्ड पे जो जितना लिखा होगा नोट्स,
केमिस्ट्री हो या फिजिक्स का हो, आप क्या करो ना, बस उसी को ही स्क्रीनशॉट मार दो, फिर उसको A4 साइज पेपर में निकाल देना, बस 2-3 पन्नों का ही नोट्स होगा, उतना ही आप पढ़ के जाओ, मतलब नोट्स के लिए उतना ही है, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू उसमें से हो जाएगा, और आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने का जरूरत, मतलब कोई 2-3 रेफरेंस बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेरी मानो तो रेफरेंस बुक अगर खरीद रहे हो तो सिर्फ एक ही ऑक्सफोर्ड का ही क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसमें ये सारे नोट्स हैं, मैं ऑक्सफोर्ड से उठाया हूँ। आई थिंक मैं जिस साल बोर्ड दिया था 2023 में, तो 23 में ये 2023 का जो बुक था ऑक्सफोर्ड का क्वेश्चन बैंक, उसी से ही मैं नोट्स उठाया, ठीक है। तो आप पुराना बुक मिल रहा है तो ठीक है खरीद लो, क्योंकि ये जो नया अभी जो ऑक्सफोर्ड का बुक निकल रहा है ना, तो उसमें ना कलरफुल वगैरह कलरफुल चीज़ें नहीं है, इसीलिए पूरा ब्लैक एंड वाइट है तो मज़ा नहीं आता है। मेरे पास जो है उसमें कलरफुल वाला है, तो आप 2022 का कहीं से मिलता है तो आप उसको उठा सकते हो, ठीक है, खरीद लो पुराना बुक। अगर आपको नया बुक चाहिए तो नया बुक भी खरीद लो, कोई बात नहीं। मेरा हिसाब से नया बुक बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नए क्वेश्चन होंगे ज़्यादा, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ होगा, कोई बात नहीं, आपका मर्जी, वो जो खरीदना खरीदो, लेकिन ऑक्सफोर्ड का क्वेश्चन बैंक ही खरीदो, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नया प्रोडक्ट मतलब फाइनल रिजल्ट में प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज और नेचर शो करता है, ठीक है। एक ऐसे केमिकल रिएक्शन भी आएंगे जिसमें क्या होगा ना, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होगा, प्रोडक्ट 2-3 निकलेंगे, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन, आप बोलोगे रेस्पिरेशन कैसे केमिकल रिएक्शन है? ये तो क्या है, ये तो बायोलॉजी में आता है ना। नहीं, रेस्पिरेशन में भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल होता है ना, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी 6CO2 + 6O2 सॉरी 6H2O gives rise to C6H12O6, जो बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके, वही रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन मेटालिक आइटम्स होते हैं उनमें जो रस्ट यानी जंग लगता है, उसको भी केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं, एग्जांपल है, और एक्सेट्रा आप कुछ भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक जो केमिकल रिएक्शन होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है? क्योंकि हम गूगल पे नोटिफिकेशंस देखते हैं, आता है, या फिर कोई मैच देखते हैं, टीवी पे हाईलाइट्स आते हैं, तो अभी हमें पता चल जाता है कि हाँ फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन सोशल मीडिया कुछ वगैरह नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता ना कि फीफा वर्ल्ड कप कहीं पे हो रहा है करके। तो वैसे तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको उसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज चेंज इन कलर। क्या होता है? कलर में चेंज आएगा। एग्जांपल, कॉपर जो होता है ना, नॉर्मल कॉपर का कलर ब्राउनिश, समथिंग लाइट ब्राउन या फिर ब्राउन होता है। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसका जो रस्टिंग होता है, ऑक्सीडेशन के बाद कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन कॉपर का ऑक्सीडेशन के बाद कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज इन कलर का एक एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब देखते हैं चेंज इन स्टेट। तो कलर चेंज होता है, स्टेट में भी चेंज होता है। स्टेट मतलब क्या है? आइदर वो जो एलिमेंट होंगे रिएक्टेंट में, जो प्रोडक्ट होंगे, उनका स्टेट में कैसे चेंज आ रहा है। यानी बेसिकली तीन स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें पता है। लेकिन 10th क्लास में और एक स्टेज भी, नया स्टेज हम जानेंगे, एक्यूस, ठीक है। एक्यूस स्टेज भी होता है, 4 स्टेज होता है, ठीक है। तो वो चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो वो स्टेट में भी चेंज होता है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो चेंज इन स्टेट में कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स यानी मोम। जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट होकर पानी में निकल जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो वो है चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, उसका एक एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो लिख लेना। फिर आता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा ना, ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होंगे जिनमें गैस भी रिलीज होगा, यानी एवॉल्व होगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, जिंक प्लस Zn प्लस H2SO4। जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तब हमें पता, तो इसका ये क्या हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी हमें पता चला कि यहाँ पे गैस भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है? उसके लिए एक टेस्ट है।
एक छोटा सा माचिस का तिल्ली को जला के वो टेस्ट ट्यूब के पास लोगे जिसमें वो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा ना, वो माचिस को अगर सपोज मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ गैस निकल रहा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन है, क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, माचिस का तिल्ली को जला के टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर ले आएंगे, तब वो ना पॉप पॉप साउंड करके ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट टाइप का होगा, मतलब पॉप पॉप साउंड करेगा जनरली। जब वो पॉप पॉप साउंड करेगा तभी हमें पता चल जाएगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। क्लियर? चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूना के साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन यानी चूना के साथ जब हम वाटर को ऐड करेंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइन, चूना का पानी जब प्रोड्यूस होगा, तो आप उसमें कभी हाथ डाल के देखना, चूना लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना, फिर उसमें हाथ डाल के देखना, टेम्परेचर ना बहुत, मतलब आपको लगेगा कि बहुत गर्मी, अंदर बहुत गर्मी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया वो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन, उसका फॉर्मूला भी याद रखना। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। बेसिकली जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी पीपीटी भी जब फॉर्म होता है तब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ जब हम बैरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तब हमारा सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, यानी सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सोल्ट जो हम घर पे खाते हैं वो प्रोड्यूस होगा। उसके साथ BaSO4 नाम का भी एक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। ये जो BaSO4 होगा वो है प्रेसिपिटेट, एक कलर्ड प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है शायद, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे, हम केमिकल रिएक्शन के जो 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना, आपको बहुत सारे डेफिनेशंस याद रखने हैं इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शंस, उनके फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो आप नोट्स कहीं से भी पढ़िए, यहाँ से मेरे से पढ़िए या फिर कोई रेफरेंस किताब आपके पास है उससे पढ़िए, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो एनसीईआरटी में जो ब्लू कलर के केमिकल रिएक्शन देते हैं आप सिर्फ उसी को ही पढ़ के जाना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसी के अंदर से ही आएगा और कोई ज़्यादा बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। एनसीईआरटी की आपको थियरी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस या फिर क्वेश्चन तो अलग है, थियरी की बात कर रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शंस जो ब्लू कलर में होते हैं उनको आपको पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस, और क्या होता है एग्जाम्पल्स भी ब्लू कलर में होता है, और एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं तो उसको भी पढ़ना, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस क्या है, अब देखेंगे केमिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulas, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट निकलता है वगैरह वगैरह, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सिंबॉलिकली जब हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन को जो हम सिंबॉलिकली या फिर फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूलेस लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये नॉर्मल सेंटेंस में लिख लिया, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड, ऐसे लिख लिया। लेकिन ये ना बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको शॉर्ट करने की, आपको पता है साइंटिस्ट लोग या फिर साइंस जो पढ़ने वाले हो तो काफ़ी थोड़े से लेजी टाइप के होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ ना छोटे छोटे चीज़ों में हो जाए, मतलब ईजीली हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस क्यों लिखना है, अगर हमें पता है मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इतने बड़े बड़े क्यों लिखें, इतने 5-5-6-6 लाइन क्यों लिखें। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिंबल्स और फॉर्मूलास को यूज किया, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस के
ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम इक्वल टू नहीं गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड था। इतने बड़े को लिखने के लिए उन्होंने ऐसे छोटा चीज यूज कर दिया। मैग्नीशियम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन के लिए गिव्स राइज टू 2MgO। 2MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ये Mg का मतलब, ऑक्सीजन का मतलब, MgO का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप जनरली 50 यानी जो एटॉमिक नंबर 50 तक आप याद रख लेना। क्या जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर 50 तक आपको उनके फॉर्मूले से याद रखने हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूले से याद रखना 1 से 50 तक। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बोल देना, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर ले आऊँगा वीडियो कैसे इजीली याद रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक्स या नेमोनिक्स यानी ऐसे ट्रिक्स बता के आपको याद दिला दूँगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं हमने देख लिया। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये देख लो। तो इसके लिए मेजर 3 स्टेप्स। पहला तो सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो मैंने आपको क्या कहा था, 2 साइड होंगे, एक LHS और एक RHS, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं। तो LHS साइड को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट साइड। तो यानी ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड RS। ठीक है, बीच में रिएक्टेंट साइड विथ अ प्लस बिटवीन देम, यानी अगर आपस में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में प्लस साइन है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बीच में एक प्लस साइन है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है? सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड विथ प्लस बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट साइड इसको हम कहते हैं, ये जो फाइनल एरो के बाद जो साइड है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी ऐसे सेम फॉर्मूलास को यूज करके हम ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा। अगर 2-3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसमें बीच बीच में प्लस प्लस लगाएगा। ठीक है, लगेगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो ऐसे ही नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड द फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, अब फिर क्या लिखना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के बीच में ना एक एरो ऐसे करके लगाते हैं, उसका मतलब है गिव्स रेज टू, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद एक दूसरे से क्या फॉर्म होता है। तो वो एरो डिपिक्ट करता है किसको, कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, गिव्स रेज टू यानी क्या दे रहा है वो हमें रिएक्शन। ठीक है, एरो उसको डिपिक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या आता है? स्टेट्स लिखना होता है। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, Q फॉर एक्वियस। तो हमको ऐसे कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर मैंने लिखा Mg, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म होता है तो सॉलिड ऐसे S लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म होता है तो G लिखते हैं ऐसे। फिर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो सॉलिड लिखते हैं। अगर एक्वियस फॉर्म होगा तो Aq लिखेंगे, लिक्विड फॉर्म होगा तो L लिखेंगे। वाटर के पास हमें L लिखना है। तो आपको क्या करना है, जब आप इक्वेशन को लिखोगे ना तो उसमें क्या करोगे? पहले तो सिंबल लिखना, रिएक्टेंट साइड में सिंबल लिखना है। अगर 2-3 रिएक्टेंट है तो बीच बीच में प्लस ऐड करना है। और रिएक्टेंट जिस भी फॉर्म में होगा ना आपको उस फॉर्म को लिखना होगा, साइड ब्रैकेट देके। अगर सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड, गैसियस फॉर्म में तो गैस, G लिखना स्मॉल g, और एक्वियस फॉर्मेशन में होगा तो Aq लिखना। एक्वियस फॉर्म क्या है वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इतना है, फिर बीच में एक एरो लगेगा बस। ठीक है, एक 3 स्टेप्स है। ये स्टेप्स आपको याद नहीं रखना है, बस मतलब ये जो लिखा है मैंने थियरी स्टेप्स कैसे चलता है, ये स्टेप्स को आपको याद रखना, बस माइंड रखना है कि ये करके ऐसे लिखता है। ठीक है, क्लियर है? फिर चलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल इक्वेशन है ना, उसके 2 टाइप्स है। तो पहला टाइप है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, दूसरा टाइप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। The type of chemical equation in which the number of atom in reactant and product sides are not equal। ठीक है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के वो अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे? देखो यहाँ पे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू MgO। और हाँ, आप जब भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे ना हमेशा वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। बैलेंस्ड फॉर्म क्या है वो हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू MgO। यहाँ पे आप बोलोगे कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? देखो Mg, इसके पास कोई नंबर नहीं है, सिर्फ Mg लिखा है, तो इसका मतलब Mg सिर्फ एक ही है रिएक्टेंट साइड में, मैग्नीशियम सिर्फ एक ही है रिएक्टेंट साइड में।
O के पास 2 है, यानी ऑक्सीजन 2 ठो है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, क्योंकि O के पास 2 लिखा है, ठीक है, इसको आपको देखना है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 Mg है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में देख रहे हो MgO है, यानी 1 मैग्नीशियम है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हो गया ना अनबैलेंस। रिएक्टेंट साइड में Mg 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी Mg 1 है, पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स क्या है, अनबैलेंस्ड, यानी इक्वल नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो डेफिनेशन आपको क्या याद रखना है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, यानी नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड में होते हैं कभी भी इक्वल नहीं होंगे प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो या सारे एलिमेंट हो, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी को जब नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होते हैं उसी को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक दो एग्जांपल याद रखना बस। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्केलेटल का ऑपोजिट है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2। तो यहाँ पे 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O यानी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6C यानी कार्बन कितना है, कार्बन 6 ठो है, ऑक्सीजन कितना है 2 × 6 12 ठो है, 12 ठो ऑक्सीजन है, 6 ठो कार्बन है, 12 ठो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 ठो है। तो रिएक्टेंट साइड में कितना है, कार्बन है 6 ठो, ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, तो 12 से 18 हो गया, और हाइड्रोजन है 12, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 12 है, 12 है, रिएक्टेंट साइड में इक्वल हो गए, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, इक्वल हो गए, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है, तो हो गए। प्रोडक्ट साइड में भी इतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है सारे एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट साइड में भी उतने ही नंबर्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स है। तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। क्लियर, ठीक है। इसके भी 2-3 एग्जांपल ऐसे लिख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये जो Mg+O2 है ना, यहाँ पे अगर मैं 2MgO लिख लूंगा और यहाँ पे Mg के बगल में 2 लगा दूंगा, तो ये बैलेंस हो गया। कैसे, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो है, ठीक है। एक कंपाउंड के पहले अगर एक नंबर लगा देते हो तो वो नंबर दोनों ही एलिमेंट्स जो कंपाउंड में होंगे उनके लिए आ जाएगा, ठीक है। जैसे Mg से पहले 2 लगा दिया आप बोलोगे तो 2MgO है ना, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन तो 1 रह गया, नहीं, MgO यहाँ पे मिक्स होकर कंपाउंड फॉर्म है, तो 2 अगर यहाँ पे लगाते हैं तो 2 Mg के लिए भी आता है, 2 ऑक्सीजन के लिए भी जाता है, ठीक है। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे जो मैं पार्ट 3 लाऊंगा लास्ट में इस चैप्टर के, मैं आप इसमें बताऊंगा कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। वो आपको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करके बता दूंगा, ठीक है। एक ही मेथड होता है हिट एंड ट्रायल करके, उसको आप करके बैलेंस करते हो, तो वो मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस लास्ट वीडियो में लाऊंगा, उसकी सॉरी लास्ट पार्ट में लाऊंगा इस चैप्टर के, उसमें आपको बताऊंगा 3-4 क्वेश्चंस लेके कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सॉरी केमिकल इक्वेशन। तो आज के वीडियो का लास्ट पार्ट में आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑब्वियस द लॉ ऑफ सॉरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो उसमें जो मास होता है रिएक्टेंट साइड में, वो प्रोडक्ट साइड में जितना मास होगा दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे, यानी रिएक्शन साइड में रिएक्टेंट साइड में अगर 50 मिलीग्राम है टोटल मास, प्रोडक्ट साइड में 50 मिलीग्राम ही फॉर्म होगा। यानी ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास क्रिएट भी नहीं होगा, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इफ व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन हैपेंस, मास गेट neither created nor destroyed, मास क्रिएट भी नहीं होगा, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। जितना मास होगा रिएक्टेंट साइड में, रिएक्शन के बाद ही प्रोडक्ट साइड में उतना ही मास निकल के आएगा फाइनली, ठीक है। 50 होगा तो 50, 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम, बस, ठीक है। यानी मास क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसी को कहते हैं, याद रख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज neither created nor destroyed in a chemical reaction, इतना ही बस। यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने देखा वो किसको फॉलो करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं, स्कूल एग्जाम्स में हो या बोर्ड एग्जाम में भी शायद आए हैं कुछ बार, ठीक है, 2-3 बार आए हैं। तो आई गेस मैंने जिस साल बोर्ड लिया था उसी में कोई दूसरे सेट में शायद आया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ डैश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया, ऐसे कुछ 2-3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको चूज करके लिखना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। देखो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सॉरी दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम है, स्टेट लिखा है सॉलिड, दो ऑक्सीजन है, स्टेट लिखा है गैस, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट 2MgO, ठीक है। तो ऐसे आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ऐसे लिखना है। मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो मैं थोड़ा क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज एंड नेचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन और क्या था, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर होता है, एक दूसरा होता है अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल। हाँ, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने का आपको, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या था, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल होता है। एग्जांपल याद रखना है। फिर कैसे हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना होता है, रिएक्टेंट साइड में कैसे होता है, एरो कैसे लगाते हैं, स्टेट्स लिखना होता है, ये वगैरह वगैरह, क्लियर। फिर देखते हैं क्या देखे लास्ट में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, एंड मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स इट। तो पार्ट 1 यहीं पे हो गया कंप्लीट। आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 1 अच्छे से जितना भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस अभी कुछ टॉपिक्स रह गए, 3 टॉपिक्स, एक है रैंसिडिटी, दूसरा है कोरोजन, तीसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बस इतना ही आपको पढ़ना है। पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं ले आऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।